अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मेरी न्यू नावल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ अपने एक न्यू नावल के साथ, तशनगी जाँ कलम फरवा खालिद। इससे पहले कि नावल का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद करती हूँ बाकी तमाम नावल्स की तरह ये नावल भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो आए न्यू नावल का आगाज़ करते हैं। ये जहाँ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 1। बाहर ढोलक की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे थे। हानू की हवेली की रौनकें अरूज पर थीं, जबकि उसी हवेली के एक बंद कमरे में बैठी वो अपने टूटे ख्वाबों की करचियाँ समेटती अपनी अजियत पर काबू पाने की कोशिश में हलकान हुई जा रही थी। जब भी हवेली में ये शहनाइयाँ बजती थीं, वो चाहने के बावजूद अपने दर्द की शिद्दत को दबा पाने में नाकाम रहती थी। उसकी रूह पर लगे ज़ख्म फिर से उधेड़ जाते थे, जिससे रस्ता खून वो किसी को दिखा पाने की काबिल नहीं रहती थी। 10 साल का तवील अरसा गुजर चुका था उसे इस अजियत का शिकार हुए, मगर आज भी उसके ज़ख्म हनूस थे। दर्द कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसका मर्ज़ अब बिल्कुल लाइलाज हो चुका था, जिसकी दवा ना उसके घर वालों के पास थी और ना ही दुनिया वालों के पास। हाँ, बस दुनिया वाले हर बार आकर उसके ज़ख्मों पर नमक पाशी ठीक से कर जाया करते थे। यही वजह थी कि ऐसे मौक़ों पर वो बाहर निकलने से गुरेज़ करती थी। मगर आज तो ये सब भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके प्यारे भतीजा और भतीजी की शादी थी, जिनकी ज़िंदगी के इतने ख़ास मौके को वो अपनी मनहूसियत का शिकार नहीं करना चाहती थी। बहुत मुश्किल से अपने वजूद के बिखरे हिस्सों को समेटती वो उठ खड़ी हुई थी, जब उसी लम्हे उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। नवेरा पप्पो, आपको नीचे दादी जान बुला रही हैं। अदीला ने दरवाज़ा बजाने के साथ ही बाहर से पैगाम दिया था। शायद वो अंदर मौजूद नवेरा की कैफियत से वाकिफ़ थी। इस वजह से उसकी ज़ात का पर्दा कायम रहने देने की खातिर वो अंदर नहीं आई थी। नवेरा की बेरौनक आंखों से आंसू बहकर उसके दुपट्टे में जज़ब हुआ था। उसने सीने से लगाई तस्वीर हटाते उसको डुबडुबाती निगाहों से देखा था, जिसमें मौजूद वो खूबरू शख्स उसके दिल का मकीन था। वो बज़ाहिर जितना शानदार था, दिल का उतना ही पत्थर निकला था। 10 साल का इंतज़ार कम तो नहीं होता, अब तो लौट आओ। नवेरा के होंठों से सिसकी निकली थी। उसके आंसू तस्वीर में मौजूद शख्स के चेहरे को भिगोने लगे थे, जो देख नवेरा ने फ़ौरन अपना दुपट्टा थामते उसकी तस्वीर को साफ़ किया था। वो शख्स के मामले में ऐसी ही पॉजिटिव थी, मगर उसकी बदकिस्मती ही थी कि वो शख्स उससे छीन लिया गया था, या शायद उसने खुद अपने हाथों से खो दिया था और इस गलती की सज़ा वो अब तक भुगत रही थी। तुम्हारे गिर्द हम अपना घेरा तंग कर चुके हैं। फ़रार का कोई रास्ता नहीं बचा तुम्हारे पास। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारा नामो निशान मिटाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कच्ची आबादी के बीच बनी एक मिट्टी की झोंपड़ी में छुपा शख्स बाहर लाउड स्पीकर पर गूंजती आवाज़ सुनता आंखें मीच गया था। वो एसपी अपने कहे का पूरा निकला था। उसने उसके सारे आदमियों को मारकर उसे ढूंढ निकाला था, लेकिन वो अपना मकसद यूं अधूरा छोड़कर इतनी जल्दी हार मानना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अब अपना आखिरी दांव खेला था। अपना वो तुरप का इक्का फेंका था जो उसके खेल को आगे बढ़ाने वाला था। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे ज़िंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया गया है, और अगर तुमने मुझे ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया तो हर जानिब तुम्हारी कामयाबी का परचम लहरा जाएगा। और सबसे अहम बात, मुझ जैसा मुजरिम सलाखों के पीछे होगा, मगर ऐसा सिर्फ तब होगा जब तुम मेरी शर्त पूरी करोगे, वरना मैं खुद को मार दूंगा और मेरे मरते ही मेरे सीने में मौजूद तमाम राज भी दफन हो जाएंगे, जो तुम्हारी और तुम्हारे महकमे की सबसे बड़ी नाकामी होगी। अपना मोबाइल निकालकर बाहर खड़े एसपी फिरोज़ तक अपना पैगाम पहुंचाते उस शख्स की आंखों में एक अनजाना सा खौफ उमड़ आया था। अपनी मौत का डट कर सामना करने वाला अपनी ज़िंदगी की अजीज़ तरीन हस्ती की फ़िक्र से खौफ खाए हुए था, मगर ये आखिरी मौका था उसके पास। कैसी शर्त? सर तरी लहजे में पूछा गया था। मेरी भतीजी हानम शाह पिछले 2 साल से मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट है। बिना किसी कसूर के उसे मुजरिम करार देकर पुलिस कस्टडी में रखा गया है। मैं जानता हूँ
तुम उसे वहाँ से निकलवा सकते हो। तुम्हें उसे वहाँ से निकलवा कर उससे निकाह करना होगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसी शर्त पर मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, वरना खुद को ख़त्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। सुल्तान शाह ने अपनी बात कहते काल काट दी थी। अब वो एक ही सूरत एसपी से बात करने वाला था, जब वो उसकी शर्त पूरी करके उसके सामने आने वाला था। जबकि एसपी फिरोज ने बंद फ़ोन को अपनी मजबूत मुट्ठी में सख्ती से भेज लिया था। ये शख्स उसे हर हाल में मतलूब था, जिसे गिरफ्तार करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। निकाह करना तो उसके लिए बहुत छोटी बात थी। मीरू, क्या बचकाना हरकत है ये। आहा जान को अगर पता चला तो जानती हो कितना गुस्सा करेंगे वो। शमा बेगम मीरब का नीचे फेंका दुपट्टा उठाते उसे खफकी से घूरते हुए बोली थी। आहा जान अच्छा नहीं कर रही ये। मीरब अपनी माँ और उनके पीछे अंदर दाखिल होती चची अस्मा बेगम को देख नाराज़गी का इजहार करते बोली, क्यों, ऐसा क्या जुल्म कर दिया आहा जान ने। शमा बेगम ने अपनी लाडली बिगड़ी बेटी को घूरा था, जिसको बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ उसके आहा जान का ही था। जो लोग हमारी दुश्मनी के काबिल भी नहीं हैं, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की क्या तुक बनती है। मीरब जो बहुत शौक से फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई थी, खानों की हवेली जाने का सुनकर वो पूरी तरह बदमज़ा हुई थी। आहा जान चाहते थे कि उनका पूरा ख़ानदान एक साथ वहाँ जाकर बरसों की दुश्मनी ख़त्म कर दें। हवेली के सब लोग हमेशा की तरह आहा जान के कहे पर सर झुका गए थे, मगर मीरब को आहा जान का ये फ़ैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसने तबीयत खराबी का बहाना बनाकर जाने से साफ इनकार कर दिया था, मगर आहा जान आज किसी का भी कोई बहाना सुनने के मूड में नहीं थे। इसलिए शमा बेगम और अस्मा बेगम उसकी मिन्नतें करने में लगी हुई थीं। मीरू हर बात पर ज़िद नहीं करते। आहा जान हर फैसला सोच समझ कर करते हैं। इसमें भी कोई बेहतरी ही होगी। चलो उठो आप, इससे पहले कि आहा जान खुद तुम्हें लेने आए। अस्मा बेगम ने प्यार से उसे पुचकारा था, जिस पर मीरब को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा था। बाहर आकर भी उसने किसी से कोई बात नहीं की थी। सब लोग उसका मूड देख इस वक्त बिल्कुल खामोश हो गए थे। राजपूत खानदान के तमाम अफराद अपनी बेटियों को बेपनाह इज्जत और मोहब्बत देते थे। इस खानदान के सरबराह हुसैन राजपूत थे, जिन्होंने हमेशा अपनी बेटियों और ख़ासकर अपनी पोतियों की मर्ज़ी और ख्वाहिश का पूरा ख्याल रखा था। वो सब अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में बिल्कुल खुद मुख्तार थीं। उन्हें घर के बेटों के बराबर अहमियत दी जाती थी। उन्होंने तालीम के लिए जो भी फ़ील्ड चूज़ की थी, किसी ने भी उन्हें इस हवाले से कुछ नहीं कहा था। मीरब अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, जो अल्लाह ने उन्हें बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद अता की थी। यही वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा लाडली और खुदसर थी। अगर कोई बात उसकी मर्ज़ी और मिजाज के खिलाफ होती थी तो वो बिल्कुल अगर कोई बात उसकी मर्ज़ी और मिजाज के खिलाफ होती थी तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इस वक्त भी उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था खानों की हवेली जाने पर, क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ वो शख्स ज़रूर मौजूद होगा जिसके नाम से भी चिढ़ थी उसे, जिसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती थी वो। मगर आहा जान के फैसले के आगे वो कुछ नहीं कर सकी थी। वो उनकी बात से इनकार करके अपने प्यारे आहा जान को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। इसलिए उस शख्स की हवेली जाने पर नाचार उसे अपनी अना को मारना पड़ा था। स्या रात हर सू अपने पर फैला चुकी थी। आसमान खुद पर सितारों की चादर फैलाए चांद की रोशनी में जगमगा रहा था। आज की रात गुज़िश्ता तमाम रातों से कई गुना रोशन और चमकदार थी। ठंडी हवा के झोंके हर शय को अपने संग झूमने पर मजबूर कर रहे थे। मगर इतना खुशगवार मौसम भी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे उस शख्स के मिजाज पर कोई असर नहीं डाल पाया था। वो होंठ भींचे अपनी डार्क ब्राउन संजीदगी और इश्ताल में डूबी निगाहों को सुनसान पड़े रोड पर गाड़े अपने दिमाग को पुरसुकून करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसने अपनी चौड़ी मजबूत हथेली की मुट्ठी बनाकर अपनी घनी मूछों से सजे स्याही अनाबी होंठों पर जमा रखी थी। उसके खूबरू सुर्ख और सफ़ेद चेहरे के नकुश हर गुजरते लम्हे के साथ मज़ीद सख्त हो रहे थे। जैसे जैसे उसकी मंजिल करीब आ रही थी, उसके इज़्तिराब में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा था। उसकी गाड़ी पहाड़ी इलाके से निकलकर आबोशाब के गांव शेराकोट की जानिब रवां थी। इतना लंबा सफ़र तय हो चुका था, मगर गाड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ड्राइविंग करते शराफत खान ने निगाहें मोड़कर अपने मालिक की जानिब देखा था, जिसकी कैफियत उसे खौफज़दा कर रही थी। उसका ये गुस्सा आने वाले वक्त में न जाने क्या तूफ़ान बर्पा करने वाला था। वो बस सोच कर रह गया था।
गाड़ी फुल स्पीड में चलती हवा के दोष पर थी जब अचानक फिजा में गूंजती फायरिंग की आवाज़ पर गाड़ी में बैठे दोनों अफराद चौंक उठे थे। ये बात वो बहुत अच्छे से जानते थे कि ये फायरिंग उनकी गाड़ी पर नहीं की गई थी, क्योंकि इस इलाके में इतनी जुर्रत किसी भी में भी नहीं थी कि अरशान खान बंदयाल की गाड़ी पर फायरिंग कर सके। लेकिन जो भी था, ये फायरिंग उसके इलाके में की गई थी, जो बात उस शख्स को किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं थी। वो शराफत को गाड़ी पर रोकने का इशारा करता, अपनी गन उठाता फौरन बाहर निकल आया था। शराफत अपने मालिक की इस जज्बाती हरकत पर फौरन गाड़ी वहीं छोड़ता उसके पीछे भागा था। वो जितना पावरफुल था, उसके दुश्मन भी उतने ही ज़्यादा थे। ये उन्हीं दुश्मनों में से किसी की साजिश भी हो सकती थी, मगर इर्शान बंदयाल ने मगर इर्शान बंदयाल ने खौफ खाना और छुप कर बैठना तो सीखा ही नहीं था। तो अब भला कैसे रुक जाता? रोड के दाएं जानिब झाड़ियां और कच्चा रास्ता था, जहां से फायरिंग की मुसलसल आवाज़ आ रही थी, और भागते कदमों की भी। अर्शियान आवाज़ों की ताक़ुब में अपनी जाने उस जानिब भागा था, जब उसके कानों में किसी नस्वानी चीखों की आवाज़ पड़ती। उसकी इश्ताल को मज़ीद हवा दे गई थी, जबकि इन चीखों पर शराफत भी अच्छा खासा फ़िक्रमंद हुआ था, क्योंकि जो लोग इन चूहों की वजह थे, अब उनका जो इबरतनाक अंजाम होने वाला था, वो सोच कर ही शराफत ने झुरझुरी सी ली थी। अर्शान तेज कदमों से दौड़ता, घनी झाड़ियों को चीरता। जैसे ही आगे बढ़ा, उसके कानों में मध्यम सिसकियों की आवाज़ गूंजी थी, जिसके साथ ही सामने नजर आता मंजर उसकी कनपटी की रगों को उभार गया था। उसकी आंखों से शरारे फूट निकले थे। सामने से एक लड़की अंधाधुंध भागती सीधी उसके सामने से आन टकराई थी। भागने के दौरान उसकी शाल कहीं गिर गई थी। वो इस वक्त कंधे से लड़क के शेफून के बारीक से दुपट्टे को हाथ में पकड़े अपनी जान बचाने की कोशिश में उसके फौलादी वजूद का हिस्सा आन बनी थी। खुद को किसी के हिसार में पाकर उसका खौफ कई गुना बढ़ गया था। उसे लगा था वो उन लोगों के हाथ लग चुकी है, जो मुसलसल कितनी देर से उस पर गोलियां बरसाते उसे पकड़ने और मारने की कोशिश में थे। मगर ये उसकी खुशकिस्मती ही थी कि वो अब तक किसी के हाथ नहीं आई थी। गोलियां अब भी जारी थीं, जिसका यही मतलब था कि वो अब तक उन लोगों के हाथ नहीं लगी। तो फिर उस वक्त वो किसके हिसार में थी? शाहनूर ने खौफ से लरजते निगाहें उठाकर अपने मुकाबिल मौजूद इस आहिनी दीवार की जानिब देखा था, जो उसे बहुत मजबूती से अपने चौड़े सीने में भेजे खड़ा उन लोगों के हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो मुसलसल फायरिंग कर रहा था। शाहनूर ने उसके सीने से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था, जब उसी लम्हे अर्शियान की नज़र भी उस पर पड़ी थी। गोल गोल हेजल ग्रीन आंखें घनेरी पलकों की बाट से ढकी इस लम्हे खौफ समोए बेपनाह हसीन लग रही थीं। उसका गुलाबी चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। माथे पर दरख्त से टकराने की वजह से चोट नुमाया थी, जबकि नाक में चमकती नोजपिन अंधेरे में जुगनू की तरह मालूम हो रही थी। अर्शान को लगा था लम्हे भर को सब कुछ खत्म सा हो गया हो। आखिर कौन थी ये लड़की जिसकी कशिश उसे अपने साथ बांध गई थी? जबकि दूसरी जानिब शाहनूर को अपनी पूरी दुनिया थमती महसूस हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था वो इस शख्स को दोबारा कभी अपने सामने देख पाएगी। वो आज भी वैसा ही था, बेतहाश हसीन और सहर अंगेज शख्सियत का मालिक। उसके माथे पर बिखरे स्याह बाल शाहनूर की धड़कनों को बढ़ा गए थे। घनी मूछें और हल्की हल्की बड़ी शेव, उसके होंठ एक दूसरे में सख्ती से पेवस्त थे, जबकि आंखें आज भी वैसी ही थीं, हर तरह के एहसास से आरी, बिल्कुल सर्द व सपाट। शाहनूर अपनी निगाहें पलटना भूल चुकी थी। वो भूल गई थी कि वो इस वक्त किस सिचुएशन में फंसी हुई है। उसकी जान को शदीद खतरा है। वो तो बस साकित सी पत्थर का मुजस्मा बनी खड़ी उस शख्स को दीवानावार निगाहों से देख रही थी, जो हर रोज़ उसके ख्वाब में आता था, जिसने उस जैसी लापरवाह सी शाहनूर को अपना असीर बना रखा था। अर्शियान, जो पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो था, सामने से आते शख्स को नहीं देख पाया था, जिसकी बंदूक से निकलने वाली गोली अर्शियान का बाजू चीर गई थी। इस झटके पर शाहनूर ने लरजती निगाहों से अर्शान की जानिब देखा था, जो उसकी ढाल बना खड़ा उसके हिस्से की गोली अपने वजूद पर खा चुका था। ये शख्स उसके दुश्मनों में से था, उसके लिए बिल्कुल अजनबी। जो इंसान अजनबी होकर जानवार देने वाला था, अपना बनकर वो कैसा होता? शाहनूर माउफ होते दिमाग के साथ, उसके बाजू से निकलते खून के साथ अपने ख्वास खोती वहीं लहरा गई थी। शराफत आगे बढ़कर उन लोगों के हाथ पैर नकारा करता उन्हें बेबस कर चुका था। उनके अपने आदमी वहां पहुंच चुके थे
ان تمام افراد کو وہاں سے لے جایا جا چکا تھا۔ ارشان اس لڑکی کے بے جان وجود پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالتا اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ارشان حویلی جانے کے بجائے اپنے فارم ہاؤس پر آ گیا تھا جہاں حویلی میں ہونے والی تقریب کی وجہ سے اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شانور ابھی بھی بے ہوش تھی۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی بھی نہیں گئی تھی۔ سر، یہ راجپوت خاندان کے منجلے بیٹے فیصل راجپوت کی اکلوتی بیٹی ہے۔ شہر سے پڑھی ہے۔ اپنے دادا حسین راجپوت کی لاڈلی ہے۔ شرافت ارشان سے کچھ فاصلے پر سر جھکائے آن کھڑے ہوتے بولا۔ اس کے کہے جانے والے الفاظ ارشان کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ بکھیر گئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے راجپوتوں کی بربادی خود چل کر آئی ہے ہمارے پاس۔ جلے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے وہ آرام دہ حالت میں تخت پر براجمان ہوا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر ابھرتے تاثرات شرافت خان کو اچھے سے سمجھا گئے تھے کہ اس کا مالک کیا سوچ رہا ہے۔ جاری ہے۔ جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو اس ناول کی پہلی قسط؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا تاکہ جلد از جلد سیکنڈ ایپیسوڈ پوسٹ کر دی جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔